जिंदगी की रेस में अपनी सेहत को ना भूलें। इसीलिए राधा कृष्ण हॉस्पिटल लाए हैं आपकी सेवा में अनुभवी डॉक्टर्स और नवीनतम तकनीकी सेवाएं। 5 ऑपरेशन थिएटर, ICU, कार्डियक कैथ लैब, क्रिटिकल केयर एवं सुपर स्पेशलिटी आई, गायनेक, ऑर्थो एंड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, पथरी के ऑपरेशन, मुफ्त डायलिसिस, अनेक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और कैंसर सर्जरी, साथ ही महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और CGHS गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लीजिए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल, पूर्व वर्धमान नगर, नागपुर। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट NV शर्मा। आमतौर पर ये देखा गया है कि कोई बीमारी होती तो उसके अनेक प्रकार भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लंग्स की बात करें, फेफड़ों की बात करें या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, तो इस सिस्टम में कई सारी बीमारियां होने की संभावना है और अक्सर इसको लोग हल्के में लेते हैं, जिस वजह से लेटर स्टेज में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है इसको ठीक करने में और इससे डेथ रेट भी बढ़ती है। यही वजह है शायद कि आज इंडिया में करीब 9 लाख लोग लंग से रिलेटेड बीमारियों से मौत होती है उनकी और कुछ नहीं कर पाते हम। तो लंग से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे और इसके लिए हमने नागपुर ही नहीं बल्कि सेंट्रल इंडिया के सबसे माने जाने डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट डॉक्टर भरत अग्रवाल को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया और इनसे हम रूबरू होंगे कि व्हाट इज़ पल्मोनोलॉजी, व्हाट आर द डिजीज़ेस और इसका कैसे निदान उपचार क्या है, इसके रिकरेंस के चांसेस क्या है और इनका एक सुंदर सा मैसेज भी रहेगा लास्ट में। वेलकम सर। नमस्कार सर। सर, पल्मोनोलॉजिस्ट, आप एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हो, एक इंटेंसिविस्ट हो, तो इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं सर? सर, पल्मोनोलॉजी जो एक ब्रांच है, ये फेफड़ों से संबंधित जितनी बीमारियां होती है, फेफड़े और फेफड़ों से जुड़े हुए जितनी भी रोग होते हैं उसको ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें, उसका निदान लगा के। और इंटेंसिविस्ट वो होते हैं जो भी क्रिटिकल बीमारियां होती है, जो पेशेंट ICU में भर्ती होते हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो उनका जो फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है वो एक इंटेंसिविस्ट होता है। तो पल्मोनोलॉजी मतलब लंग से रिलेटेड सारी या फेफड़ों से संबंधित सारी बीमारियाँ, जैसे पिछले हमने कुछ वर्षों में देखा एक बहुत ही भयानक बीमारी जो पूरे भारतवर्ष को जिसने अपने कब्जे में किया, पैंडेमिक किया, भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में काफ़ी सारे लोगों को परेशान किया, कोविड-19, जो कि जिसका मुख्य केंद्र बिंदु फेफड़े थे। तो फेफड़ों को इन्फेक्ट होने वाली सारी बीमारियां पल्मोनोलॉजी के तहत आती है और सारी क्रिटिकल बीमारियां जो पेशेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी आवर्स पे पहुंचते हैं, रात बेरात पहुंचते हैं, उनको जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो फर्स्ट डॉक्टर्स उनको अटेंड करते हैं, वो इंटेंसिविस्ट होते हैं। जी सर, आप मेडिकल डायरेक्टर रह चुके हो ऑफ श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल, वर्धमान नगर, नागपुर। अलावा इसके वर्धा में भी आपने काम किया है एज मेडिकल हेड, क्रिटिकल केयर यूनिट के आप हेड रह चुके हो, कंसल्टेंट हो आप। तो इन चीज़ों में आपने कोविड की बात की अभी, तो कोविड से लंग से रिलेटेड तो है ही है, अदर पार्ट्स भी अफेक्ट होता है? जी सर, बिल्कुल। हमने जैसे पाया अभी कोविड जब आई थी पूरी दुनिया में, या कह लो जब भारत में आई थी, काफ़ी नई बीमारी थी, उससे संबंधित क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या दूसरे अंगों की बीमारियां होने वाली है, ये आगे वाले समय में हम लोग और देखेंगे। जैसे हमारी चर्चा हो रही थी पिछले कुछ दिनों में कि काफ़ी सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हुए हैं। काफ़ी यंग इंडिविजुअल्स जो लेस देन 35 ईयर्स एज के होते हैं, उनमें न्यू ऑनसेट हार्ट डिसीजेज होनी शुरू हो गई है। काफ़ी सारे पेशेंट रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर भी ऐसी बीमारी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोविड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लंग्स को तो ख़राब कर ही रहा था, उसमें एक माइक्रोवेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्टिव पैथी हो रही थी। या माइक्रोवेस्कुलर का मतलब होता है जो छोटी छोटी रक्त की वाहिनियाँ होती है, जो रक्त ले जाने वाली नलियाँ होती है, उसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी नलियों में ब्लॉकेजेस होते हैं, ये खून गाढ़ा होने की वजह से होते हैं और ये काफ़ी दूसरे अंगों में भी होने की संभावना रहती है। जैसे अगर हार्ट में हो जाती है तो इसमें हार्ट अटैक होने की संभावना रह जाती है। बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स, बहुत सारे यंग लोगों को ये फीमर हेड पे अवेस्कुलर नेक्रोसिस कर रही है। तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों में पिछले 2-2.5 वर्षों में हिप रिप्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड अवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें जिन पेशेंट्स को ये बीमारियां हो रही है उसमें कोई किसी भी प्रकार का पहले से कोई बीमारी नहीं होना, किसी प्रकार के कोई प्री सिम्टम्स नहीं होना,
मतलब प्योरली जिनको कोविड हुआ है उनको इस तरह की बीमारियां पाई जा रही है अभी काफ़ी ज़्यादा। मतलब दैट मे लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस आल्सो सर यंग इंडिविजुअल्स ऑस्टियोपोरोसिस इज़ वेरी लेस लाइकली। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ डिसीज़ ऑफ ओल्ड एज बेसिकली। सो यंग इंडिविजुअल्स में जिसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, जिनका बाकी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, रक्त में किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं है, हम पाते हैं कि यंग इंडिविजुअल्स में जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है यूजुअली सिकल सेल वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत कॉमन पाया जाता है अगर हम देखें यंग इंडिविजुअल्स को। बट वैसा भी एक कई जो अभी नए पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें नहीं पाया जा रहा है, उनमें किसी प्रकार की कोई अंडरलाइंग बीमारी नहीं हो रही है। तो इट कैन बी प्योरली एट्रीब्यूटेड टू पोस्ट कोविड अवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे अवेस्कुलर नेक्रोसिस के भी पाए जा रहे हैं। सर अभी फ़िलहाल आपने जो ये टाइम सेलेक्ट किया इंटरव्यू देने का, तो इसमें काफ़ी अच्छा समय है क्योंकि रेनी सीज़न चालू हो चुका है और रेनी सीज़न इस एरिया में सेंट्रल एरिया में कम से कम नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छा है। इनके साथ साथ कुछ बीमारी में रेनी सीज़न में जो बीमारियां होती है फेफड़ों से संबंधित है और भी कई है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? सर रेनी सीज़न में अगर हम बीमारियों को कैटेगराइज करें या हम लोग बीमारियों को बांटें, तो अगर फेफड़ों से संबंधित बीमारियों को हम जानते हैं तो इसमें जो जिनको अंडरलाइंग अस्थमा, सीओपीडी या लंग फाइब्रोसिस होता है जिसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, इसके एक्सासर्बेशंस होने लगते हैं बिकॉज ऑफ सेकेंडरी निमोनियाज। किसी को फेफड़ों में ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन या किसी प्रकार के कोई जंतु बैक्टीरिया फेफड़ों में जाते हैं जिसकी वजह से छोटा मोटा निमोनिया हो जाता है। बट जो पेशेंट पहले से अस्थमा या सीओपीडी से ग्रसित होते हैं उनमें ये चीज़ बढ़ के सामने आ जाती है। दूसरी कैटेगरी को हम देखें तो उसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। वेक्टर बॉर्न डिसीजेस मतलब कीड़े, कुटकुट, मच्छर, इनसे जो फैलने वाली बीमारियां रहती है। जैसे हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स अभी डेंगू, टाइफॉइड, स्क्रब टाइफस ये सब चीज़ के आने शुरू हो चुके हैं। तो ये एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ होती है। कई बीमारियां एनवायरमेंटल रिलेटेड रहती है, जैसे नागपुर शहर में तो काफ़ी कम पहुंचते हैं लोग, बट अगर नागपुर पेरीफेरी में हम लोग देखें तो स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट काफ़ी सारे पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आते हैं। कई पेशेंट्स हम देखते हैं कि रेनी सीज़न में हमारा पंचमनी में नागद्वार जी के दर्शन शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स वहाँ जाने के बाद जब वापस आते हैं तो अजीब किस्म के बुखार से ग्रसित होकर आते हैं। तो वहाँ से आने वाले पेशेंट्स में स्क्रब टाइफस नाम का एक जंतु होता है या एक बीमारी होती है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो लास्ट 5 से 6 सालों में नागपुर में स्क्रब टाइफस के भी बहुत सारे पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह के हम कैटेगराइज करके पेशेंट को रख सकते हैं कि रेनी सीज़न में इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा होने की संभावना रहती है। जी, साथ साथ में कुछ एलर्जेंस रहते हैं सर एलर्जेंस और पोलन ग्रेन्स, जैसे अब जो वातावरण में जी सैंड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काफ़ी सारी डस्ट रहती है, तो ये सबसे भी जो एक्सासर्बेशंस होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है कई लोगों को। अभी आप कहेंगे कि स्कूल्स सारे बंद थे, जब स्कूल दोबारा से शुरू होते हैं तो बच्चों में हम पाते हैं कि एक से दूसरे को होने वाले फ्लू काफ़ी बढ़ जाते हैं। और वही जो फ्लू बच्चे घर लेकर आते हैं, तो जिनको बूढ़े माँ बाप होते हैं या बूढ़े दादा दादी जी होते हैं तो उनको ईजीली वो ट्रांसमिट हो जाती है और उनका अस्थमा या सीओपीडी एक्सासर्बेट हो जाता है। तो हम पाते हैं कि जैसे ही रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स या फ्लू का सीज़न बढ़ता है तो अस्थमा, सीओपीडी के जो एक्सासर्बेशन मतलब जिनको अस्थमा का अटैक या सीओपीडी का अटैक आता है, ऐसे पेशेंट्स काफ़ी हॉस्पिटल में पहुंचने लगते हैं। आपने गहन ट्रेनिंग प्रशिक्षण ली है फ्रॉम वर्धा, फ्रॉम पुणे, फ्रॉम नागपुर वगैरह, तो हाउ डू यू पुट दिस टू यूज़ व्हेन ट्रीटिंग विद दीज मेजर रेनी सीजन डिजीजेस? सर इसमें अगर हम देखें जो भी प्रशिक्षण हम लोग लेते हैं, सबसे पहला इलाज करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इलाज करना काफ़ी आसान हो जाता है अगर हम बीमारी को पकड़ लें। तो पहला उद्देश्य होना चाहिए कि बीमारी क्या है, पेशेंट किस बीमारी से ग्रसित है, उसको हम पकड़े, जिस जड़ तक जाए, जिसके लिए हिस्ट्री टेकिंग, मतलब पेशेंट का जो बीमारी हुआ उसके पहले 10 से 15 दिन में पेशेंट कहाँ गए थे, कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी, पहले से कोई दवाइयाँ लेते हैं, किसी दूसरे पेशेंट से के कांटेक्ट में आए, ये सारी चीज़ें बहुत अहम महत्व रखती है। तो 50 to 60% काम हमारा वहाँ आसान हो जाता है जब हम हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेते हैं पेशेंट की, कि पेशेंट की बीमारी कैसे, कब और कितने दिनों से हो रही है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो लूज मोशन और डायरिया लेकर आते हैं इस सीज़न में, तो बहुत सारे पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि उन्होंने बाहर का कुछ खान पान का सेवन किया हो। अभी हाल ही में मेडिकल नर्स की डेथ हुई। जी। सो यही सारी चीज़ें अगर मैं देखूं तो हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा हो जाता है। हिस्ट्री टेकिंग होने के बाद पेशेंट का एग्जामिनेशन आता है, पेशेंट को हम जांच करते हैं, जांच करके हम पता लगाते हैं कि उसको क्या क्या बीमारियां कहाँ कौन से अंगों में होने की संभावना लगती है, और इसके हिसाब से अगर हम ये अच्छे से कर लेते हैं
तो हमें बहुत ज़्यादा जांचें करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत स्पेसिफिक हम जांच भेज सकते हैं टू पिन पॉइंट कर सकते हैं कि भाई हाँ ये बीमारी लग रही है पेशेंट को, तो स्पेसिफिक हम उस जांच करते हैं और बीमारी पकड़ सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो इससे पेशेंट का खर्चा भी कम हो जाता है, पेशेंट का इलाज भी जल्दी हो जाता है और स्ट्रेट इलाज होता है। स्ट्रेट इलाज का मतलब होता है लोगों को टेंडेंसी होती है कि इलाज शुरू कर दीजिए या इलाज कर दीजिए। इलाज तो शुरू हो ही जाता है, सिम्टोमेटिक जैसे बुखार है तो बुखार की दवाइयाँ, खांसी है तो खांसी की दवाइयाँ, वो तो शुरू कर ही दी जाती है। बट उनको समझना पड़ेगा कि बीमारी पता लगाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए 3 दिन पेशेंट ने दवाई खा लिया, 3 दिन के बाद भी उसको आराम नहीं आया, तो 3 दिन तो वेस्ट हुए ही हुए, उसने अपनी तबीयत भी ख़राब करी और फिर डायग्नोसिस होने में और डिले हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे अंगों में या दूसरे बीमारी को फैलने के लिए समय मिल जाता है। तो डायग्नोसिस शुड बी द प्रॉपर, बीमारी का पता लगाए, निदान लगाए और फिर उसका इलाज करें। जी, ये प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं हर केस में। सर, कई सारी बीमारियों का नाम लिया आपने, कॉजेज़ तो बता दिया आपने, लेकिन इसके साइंस एंड सिम्टम्स आप कैसे परखते हो कि ये पर्टिकुलर आदमी को COPD हुआ या कोविड हुआ या डिफरेंट डिजीज? अगर सर हम रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस की बात करें तो अस्थमा जो बीमारी होती है ये काफ़ी लंबे समय से चल रही होती है। कई पेशेंट को फैमिलियल कॉजेज़ भी रहते हैं, हेरिडिटरी भी होता है। कई पेशेंट को एसोसिएटेड एलर्जीज़ रहती है, एलर्जी की वजह से होने वाला अस्थमा जिसे हम कहते हैं। तो स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं सर इसमें सांस लेने में तकलीफ होना या दमा लगना, वीजिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़ें आना जिसे हम वीजिंग साउंड कहते हैं, लंबे समय की खांसी रहना, पेशेंट को रह के नींद में सांस रुक जाने की वजह से उठ जाना, नाक बंद हो जाना, छींके आना, ये सारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं। जो पेशेंट्स अस्थमा से पर्टेनिंग रहते हैं, अस्थमा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। कई लोगों में इंटरमिटेंट होता है, मतलब कुछ समय साल के पेशेंट स्वस्थ रहते हैं, कुछ समय में पर्टिकुलर उनको तकलीफ बढ़ जाती है, तो वो सीजनल पैटर्न समझना पेशेंट का, तो इट डायरेक्ट्स मोर टूवर्ड्स अस्थमा। जो COPD के पेशेंट्स होते हैं उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स या पेशेंट की आदतें कह लीजिए, स्मोकिंग इज स्टिल द नंबर 1 कॉज फॉर COPD। अनदर कॉजेज क्रॉनिक बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, जैसे कई बूढ़ी औरतें होती है आज आती है OPD में जिनको पहले चूल्हे पे काम करने की आदत रही होती है, तो उनमें भी COPD पाया जाता है। कई माइन वर्कर्स होते हैं जो अपने भारत में कह लीजिए कि जिनका माइनिंग का अभी तो काफ़ी सुधर गया है पिछले 5 सालों में। 5 सालों के पहले की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा माइनिंग जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो इतने अच्छे से फॉलो नहीं होते थे, तो काफ़ी माइनिंग रिलेटेड लंग डिसीजेस पेशेंट्स लेकर आते थे, जिसमें फाइब्रोसिस कॉमन हो जाता था, कई लोगों को COPD हो जाता था। अगर हम फाइब्रोसिस वाली बातें करें तो कई पेशेंट जो एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में या सिलिकॉन बेस्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं, लाइक सैंड माइनर्स हैं या जो रेती वगैरह के काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, सीमेंट के संबंधित काम करते हैं, या फिर इसको हम ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस कहते हैं बाय द वे। तो कई लोग जैसे कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसे भी कई पेशेंट आते हैं जो फाइब्रोसिस लेके प्रेजेंट होते हैं। तो इनका प्रॉपर निदान लगाना कि इनका जो फाइब्रोसिस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, उस वजह को रोक लगाना। जैसे स्मोकिंग अगर एक बड़ी वजह है COPD की, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है हम उन्हें प्रेरित करें या उन्हें हम समझाएं कि भाई स्मोकिंग जब तक आप बंद नहीं करोगे कोई इलाज आपका फ़ायदा नहीं कर सकता। काउंसलिंग करना, तो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। आपने फिब्रोसिस की बात की, तो ये एग्जैक्टली होता क्या था? लंग्स में क्या कुछ आउटग्रोथ होता है? सर लंग्स अगर आप माने तो लंग्स समझ लीजिए आप एक सूखे स्पॉन्ज के जैसे होते हैं। स्पॉन्ज मतलब जिसमें बीच बीच में जो स्पॉन्ज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होते, जिसे हम खाली जगह कहते हैं। तो फेफड़ों में जो खाली जगह होती है वो हवा के लिए होती है। जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो स्पॉन्ज को छोड़ने के बाद वो वापस अपनी जगह पे तुरंत आ जाते हैं। तो मतलब उसकी जो इलास्टिसिटी होती है फेफड़ों की वो काफ़ी अच्छी होती है। फेफड़े आसानी से खुलने चाहिए और आसानी से बंद होने चाहिए। फाइब्रोसिस में क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस में जो अगर आप देखेंगे पुराना काफ़ी स्पॉन्ज हो जाता है तो कड़क हो जाता है। तो जो फेफड़े जो स्पॉन्ज का जो पार्टिकल है, मतलब जो जहाँ पे में स्पॉन्ज है, वैसे ही लंग्स में जो पार्टिकल होते हैं जिसे हम पेरेन्काइमा कहते हैं, लंग पेरेन्काइमा, तो लंग पेरेन्काइमा का इलास्टिसिटी का लॉस होना, मतलब लंग पेरेन्काइमा का गाढ़ा हो जाना या उसमें धागे बन जाना या जाले बन जाना, ऐसा हम कहते हैं। तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, मतलब जो फेफड़े की खुलने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो उसे हम जब हम CT स्कैन करते हैं या एक्सरे करते हैं तो उसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। तो ये क्या एक टेम्परेरी फेस रहता है या फिर बाद में सर फाइब्रोसिस स्ट्रिक्ट हो जाता है? जी सर, फाइब्रोसिस हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है, बढ़ते जाता है, और ये कभी जो हिस्सा फेफड़ों का फाइब्रोस्ड हो चुका है, फाइब्रोसिस मतलब आप ऐसा समझिए जब हमें
चमड़ी पे जब चोट लगती है तो चमड़ी जब भरती है तो ऊपर से एक ब्लैक कलर का हमारा घाव जब सूख के वो आखिरी में झड़ जाता है, उसके ऊपर फिर नई चमड़ी बन जाती है। सिमिलरली जब फेफड़ों में इस तरह की बीमारियां होती है, जब फाइब्रोटिक नोड्यूल्स बनते हैं तो फाइब्रोसिस वहाँ पे में परमानेंटली जमा हो जाता है, वहाँ से कहीं जा नहीं सकता। तो फाइब्रोसिस हमेशा परमानेंट होती है। फाइब्रोसिस टर्म ही है, फाइब्रोसिस का मतलब ही है परमानेंट या जमा हो जाने वाली या लंग को परमानेंट जाले बन जाने वाली चीज़ें। फाइब्रोसिस की गति को बढ़ने से रोकने के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। कोविड के बाद भी कई पेशेंट्स में पाया गया था कि पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस नाम की बीमारियां आ रही थी, बट कोविड में ऐसा पाया गया कि कोविड के बाद जो होने वाला फाइब्रोसिस था वो काफ़ी हद तक रिवर्सिबल था। तो बाद में जो ऑल इंडिया सेंसस लंग कमेटी थी उन्होंने फाइब्रोसिस को नाम हटाया भी, पोस्ट कोविड डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिसीज ऐसा नाम दिया उनको, क्योंकि अगर फाइब्रोसिस हम टर्म उसको लेबल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो परमानेंट रहने वाली चीज़ हो जाती है। तो जो फाइब्रोसिस टर्म है दैट इज़ नॉट रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, बट डिफ्यूज कई सारी ऐसी बीमारियां भी होती है जिसमें इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, बट वो रिगेन हम लोग कर सकते हैं कुछ बीमारियों में, तो उसको डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिसीज कहते हैं। और लंग फाइब्रोसिस मतलब हमेशा वो जो इलास्टिसिटी जितना लॉस हुआ है वो लॉस हो चुका होगा, हमें बाकी के फेफड़ों को बचाना है। लेकिन उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सर, क्योंकि लंग की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। लंग की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई तो पेशेंट की काम करने की क्षमता, जो एक्सरसाइज कैपेसिटी कहते हैं, जैसे पेशेंट अभी मान लीजिए 100 मीटर तेज़ी से चल रहा है आज की तारीख में और उसे दम नहीं लग रहा, तो ग्रेजुअली क्या होगा, पेशेंट की जो कार्य करने की क्षमता होगी वो 80 मीटर चलेगा तो उसको दम लगने लगेगा, फिर और फाइब्रोसिस बढ़ गया तो 60 मीटर चलने पर दम लगने लगेगा। तो हम जो डे टू डे लाइफ में हम जो एक्टिविटी करते हैं उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट का डिस्निया का इंडेक्स क्या है। डिस्निया मतलब सांस लेने की जो तकलीफ होती है, दमे की जो तकलीफ होती है, उसका इंडेक्स क्या है, उसकी सीवियरिटी कितनी है। बट इसी से जो मिलता जुलता हार्ट के ब्लॉकेजेस का भी होता है सर। जी सर, बिल्कुल। दम आता है तो सर दोनों को जो दमे को ग्रेड करने वाली जो मापदंड होते हैं वो दोनों अलग अलग होती है। एक MMRC करके मापदंड होती है, मॉडिफाइड स्कोर करके होता है MMRC, वो फेफड़ों के दमों के लिए होती है, और एक NYHA करके ग्रेडिंग होती है, वो हार्ट से संबंधित दमों के लिए होती है। एक होता है सर स्नोरिंग, जी, तो ये भी डेंजरस होता है? जी बिल्कुल। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि स्वर्गीय श्री बप्पी लहरी जी का देहांत हुआ था। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से ग्रसित थे। अगर हम सिंपल भाषा में उसे समझे तो खराटे की बीमारी। तो खराटे, पहले के पुराने ज़माने में कहावत थी कि जो खराटे लेता है वो चैन की नींद सोता है। तो ये बहुत ही एक गलत धारणा है सोसाइटी में। खराटे आना एक प्रकार की बीमारी होती है। खराटे का मतलब होता है कि जो सांस लेने की नली होती है वो सांस लेने की नली बंद हो जा रही है जो भी कारणवश है। तो सांस लेने की नली को खोलने के लिए फेफड़े प्रेशर से हवा बाहर छोड़ते हैं, उसके वजह से जो कंपन पैदा होता है उसे हम स्नोरिंग कहते हैं। तो सांस लेने की नली बंद हो जाती है जब पेशेंट स्नोरिंग कर रहा होता है। जैसे जैसे अगर इसको नज़रअंदाज किया जाता है और ये बढ़ते जाता है अगर सांस लेने की नली 5 सेकंड से ज़्यादा के लिए बंद हो जाती है तो उसको हाइपोएपनिया कहते हैं, और 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए बंद हो जाती है तो उसको एपनिया कहते हैं। रीजंस क्या हो सकता है सर? सर, इसमें स्लीपिंग पोजीशंस या पोस्चर्स हैं सर? सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है इसमें, एक तो ओबेसिटी, लेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक हार्ट डिसीजेज और ब्रेन डिसीजेज, कई न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज होती हैं जिसमें मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। कई पेशेंट का जो नेक सर्कमफरेंस होता है, यहाँ पे में फैट, नेक गले में अगर ज़्यादा फैट रहता है तो जब पेशेंट सोते हैं तो फैट के प्रेशर और ग्रेविटी की वजह से सांस लेने नलियाँ बंद हो जाती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ओबेसिटी रहता है। दिनचर्या कह लीजिए, लाइफस्टाइल कह लीजिए, लेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स रहते हैं, कई उन लोगों में भी ये पाया जाता है कई पेशेंट्स में। तो ये कॉमन कॉजेज़ रहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के। बट इट इज़ क्यूरेबल? इट इज़ मैनेजेबल एंड इट इज़ काफ़ी हद तक सर इसको अपन रिवर्स कर सकते हैं विथ प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, विथ वेट लॉस, विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। अभी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम CPAP मशीन आती है, ऑटो CPAP मशीन आती है, ऑटो BiPAP मशीन आती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी सीवियरिटी कितनी है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की सीवियरिटी कितनी है, वो हम एक स्लीप स्टडी करते हैं, पॉलीसोमनोग्राफी करके जांच होती है, जो रात में एक मशीन लगाई जाती है पेशेंट को। वो जांच करने के बाद हमें सीवियरिटी का पता चलता है, मतलब कितनी गंभीर है वो बीमारी, वो पता चलता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो इसमें इंडिविजुअलाइज किया जाता है, पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार बीमारी को प्लान किया जाता है। अभी रीज़न, सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स बताया आपने।
अगर डायग्नोसिस की बात करें, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट डायग्नोस्टिक्स टूल्स भी आ गए अभी, तो किस तरह ये हेल्पफुल हो जाते हैं एंड हाउ डज इट रिड्यूस द टाइम ऑफ द डॉक्टर्स एंड पेशेंट? सर लाइक आई सेड, इफ़ यू गिव 10 मिनट्स एक्स्ट्रा इन ओपीडी, अगर आप 10 मिनट पेशेंट को पहले एक्स्ट्रा देते हैं तो आप बहुत ही पिन पॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन प्लान कर सकते हैं। तो फेफड़ों के लिए सबसे अच्छी और डायरेक्ट जो हम लोग फर्स्ट कहते हैं कि पहले माले पे चढ़ना है तो पहले सीढ़ी पे कदम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पे कदम रखेंगे तो हम फिसल भी सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ें हो जाती है कि एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होती है कि लंग की वेदर इट इज़ अ रिवर्सिबल अपना फाइब्रोटिक लंग डिसीजेस या फिर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस है या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है, इसमें हम पता लगा लिया जाए। सेकेंड स्टेप हो सकता है एक्सरे या सीटी स्कैन। आजकल सीटी स्कैन भी बहुत रेडिली और लो डोज सीटी स्कैन भी आ गया है। आज से अगर हम कोविड के पहले की बात करें, 5 साल 6 साल पहले की बात करें, तो सीटी स्कैन में हम ऐसा मानते थे कि रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इसलिए सिलेक्टेड पेशेंट्स में या जो पेशेंट्स में जिनमें एक्सरे में डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता उनको ज़्यादा प्रीफर करते थे। बट आजकल लो डोज सीटी स्कैन भी होने लगा है, जिसमें हम जो चीज़ें एक्सरे में छुपी भी जाती, कई हिडन एरियाज़ होते हैं एक्सरेज में जो नहीं पता चल पाते हैं या सीवियरिटी पता नहीं चल पाती कि कितने एरियाज़ में कितना एग्जैक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो लो डोज सीटी स्कैन हम लोग डायरेक्ट करवा लेते हैं आजकल कई पेशेंट्स में, जिसमें डायग्नोसिस तुरंत विद इन हाफ एन आवर आपको डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें तो फेफड़ों से संबंधित सबसे अच्छी जांच हो जाती है कि स्पूटम एग्जामिनेशन। स्पूटम मतलब जो बलगम पेशेंट के फेफड़ों से बाहर आता है हम उसकी जांच कर लें। अगर जिन पेशेंट्स में बलगम नहीं आ पा रहा होता है और हम लोग फिर भी इन्फेक्शन है ऐसा अगर अज्यूम करते हैं तो एक ब्रोंकोस्कोपी नाम की जांच होती है, जिसमें हम एक दूरबीन डाल के फेफड़ों के अंदर वहाँ से सैंपल निकाल के उसको जांच के लिए लगा देते हैं, तो हमें इन्फेक्शन का पता चल जाता है। इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि अभी भी काफ़ी प्रेवलेंट है। तो ट्यूबरक्लोसिस इज स्टिल वन ऑफ द कॉमनेस्ट इन्फेक्शंस इन द लंग, सो उसका भी हम पता ये सब मापदंड से लगा सकते हैं। मतलब लेटेस्ट डायग्नोस्टिक टूल्स है आपके, ट्रेडिशन से कितना फ़र्क पड़ता है सर? मतलब टाइम सेविंग है, एक्यूरेसी वगैरह? सर ट्रेडिशनल जो अगर हम देखें तो दे आर ऑलवेज गोल्ड स्टैंडर्ड। जैसे हम बताते थे कि अगर टीबी का कंफर्मेशन या आपको गोल्ड स्टैंडर्ड जांच है तो कल्चर लगाया जाए। कल्चर में अगर जंतु पकड़ में आ गए तो कल्चर को, टीबी के कल्चर को आने में, रिपोर्ट आने में लगते हैं 45 से 50 दिन। आजकल काफ़ी ज़्यादा जैसे सीबी नेट मशीन आ गई है, लाइन प्रोब ऐसे मशीन आ गई है जो कि हमारे नागपुर में ही अवेलेबल है, तो उसमें विद इन 3 डेज़, विद इन 7 डेज़ आपको कंफर्म हो जाता है कि टीबी के जंतु है। और टीबी के जंतु है तो वो किस दवाई से मरने वाले, मतलब अच्छा टीबी का जंतु है या ख़राब जंतु, ख़राब मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है क्या, तो वो भी हम विद इन 3 to 7 डेज़ पता किया जा सकता है। सो ओल्ड और नए टूल्स को प्रॉपर कह लिए तराजू में रख के ब्लेंड करके अगर हम डायग्नोसिस करते हैं तो हमेशा पेशेंट का फ़ायदा ही होता है। इट्स नॉट लाइक कि पुराने जांच आजकल नहीं करते हैं, काफ़ी पुरानी जांच भी कई इंडिविजुअलाइज करके कारगर रहती है। अभी अगर हम कहें सेंट्रल इंडिया में तो फाइनेंसेस आर स्टिल वेरी बिग चैलेंज फॉर सम पेशेंट्स। सो कुछ पेशेंट्स हैं जो अभी भी महंगी जांचें नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए हमें अभी भी ट्रेडिशनल टेस्ट जैसे स्पूटम एग्जामिनेशन अगर हम कहें तो 100-150 रुपये में बलगम की जांच हो जाती है। अगर उस जांच में ही पता चल जाता है तो फिर ब्रोंकोस्कोपी करने का कोई अर्थ नहीं होता। तो जांच हमेशा हम, खासकर मैं, जांच हमेशा वही सिलेक्ट करते हैं जिसमें पेशेंट का फ़ायदा हो। अगर बीमारी छोटी चीज़ से पता चल सकती है तो बड़ी चीज़ करने का कोई अर्थ नहीं है जी। बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें स्टेजिंग करना है, बीमारी कितनी फैली है वो पता करना है, पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि कोई इलाज देने के बाद हमें पिछले रिपोर्ट से कंपेयर करना है। जैसे मैंने मान लीजिए आज सीटी स्कैन करवाया, पेशेंट को इलाज किया, इलाज करने के बाद दोबारा सीटी स्कैन किया, तो पेशेंट का कितना फ़ायदा हुआ, पुरानी बीमारियाँ कितना रिजॉल्व हुई, कितना हाँ वो हम लोग देख सकते हैं। इसलिए फिर एक रिस्टोर पॉइंट, जैसे हम जब एक नया सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर हमेशा एक रिस्टोर पॉइंट बना लेता है, तो हम लोग भी वो रिस्टोर पॉइंट बना लेते हैं कि भाई आज पेशेंट के फेफड़े ऐसे थे, इलाज करने के बाद पेशेंट के फेफड़े ऐसे हो गए, तो इतनी सुधारना हुई या इतनी, जैसे हमने फाइब्रोसिस में देखा, फाइब्रोसिस हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है मैंने कहा था, तो हम हर फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को साल में एक बार फेफड़ों का सीटी स्कैन करने के लिए बोलते हैं, टू सी द प्रोग्रेशन, टू सी द रैपिड स्प्रेड। हाँ, कितना स्प्रेड हो रहा है, जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं उससे जो स्प्रेड की गति है वो कम हो, मतलब हुई है क्या, जितने तेज़ी से पहले फैल रहा था वो अब तो नहीं फैल रहा। तो ये सारी चीज़ों से हम एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर प्लान कर सकते हैं कि आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में पेशेंट की कंडीशन
कैसी रहे, प्रेडिक्ट कर सकते हैं Predict कर आप। जी सर, आपने टीबी की बात की तो उसमें फ्लूइड भरता है लंग्स के अंदर या सम अदर डिजीज लाइक अस्थमा में भी। तो ये फ्लूइड कब से जमना शुरू होता है? और उसको जनरली देखा है स्पूटम आपने कहा, तो वैक्यूम पंप से उसको निकाला भी जाता है बाहर, तो हाउ, और घर में होता है सब, तो हाउ सेफ इट इज? सर अगर मैं टीबी की बात करूँ तो टीबी को हमेशा हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ों के अंदर, जो मैंने बताया था फेफड़े की स्पॉन्ज की तरह होते हैं, तो जो स्पॉन्ज के अंदर अगर कोई बीमारी हो रही है, मतलब फेफड़े के अंदर कोई बीमारी हो रही है या निमोनिया हो रहा है या टीबी के जंतु बैठ गए, तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और फेफड़ों के बाहर वाली चीज़ें हैं, फेफड़ों के अलावा शरीर में अगर कहीं भी टीबी होता है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो जो पानी भरता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंडर में आता है। तो बेसिकली जो पानी भरता है फेफड़ों के अंदर वो पानी भरता है फेफड़ों के बाहर 2 परत होती है जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो प्लूरल कैविटी में पानी भर जाता है। तो प्लूरल कैविटी में पानी जो भर जाता है वो पानी को हम निकाल के उसकी जांच कर सकते हैं कि उसमें ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भरा है या किसी बैक्टीरिया जंतु की वजह से भरा है, जिसे हम पैरानिमोनिक एफ्यूजन कहते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाला पानी या टीबी की वजह से होने वाला पानी को निकाल के हम उसकी जाँच कर सकते हैं। अब ये एंटायरली डिपेंड करता है कि पेशेंट की अंदरूनी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी थी। अब जैसे हम एग्जांपल दूं मैं आपको इसी चीज़ का, तो कई टीबी के पेशेंट्स हम HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में भी पाते हैं। तो HIV पॉजिटिव में ट्यूबरक्लोसिस बहुत बड़ा एक कोमॉर्बिड इन्फेक्शन कर लेता है, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन डेवलप कर लेता है। तो HIV पॉजिटिव में ऐसा पाया गया है कि टीबी के जंतु या जो बलगम निकालते हैं उसमें जो टीबी की हम जाँच करते हैं वो नेगेटिव आती है। बोलने का मतलब है कि टीबी के जंतु स्टेन में नहीं आते, उसको कहते हैं हम लोग स्मीयर नेगेटिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो स्मीयर नेगेटिव का मतलब ये होता है कि उसमें जो पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो अच्छी नहीं होती पेशेंट की, जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी, मतलब जो पेशेंट के जो सेल्स होते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति वाले, वो उसके साथ फाइट नहीं कर सकते जंतु के कारण, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव वाले इसमें पकड़ में आते हैं। तो उनको डायग्नोसिस करने के लिए CT स्कैन है या फिर कह लीजिए आप जो DNA से रिलेटेड PCR से रिलेटेड टेस्ट होती है वो की जाती है। तो जो हम लोग स्टेनिंग करते हैं, स्लाइड के ऊपर स्टेन या कलर डाल के जो टेस्ट करते हैं वो यूजुअली नेगेटिव आती है। तो PCR बेस्ड कहते हैं उसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली जो टेस्ट होती है उसमें फिर टीबी के जंतु को पकड़ना पड़ता है। तो एंटायरली ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी थी। यूजुअली लंबे समय की खांसी, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा की अगर पेशेंट को खांसी रहती है तो ये हमेशा अच्छा होता है कि एक बार आप देख लें कि पेशेंट को टीबी तो नहीं है। टीबी को रूल आउट करना बहुत अहम हो जाता है। मतलब आपके प्रोटोकॉल में सब फेस बाय फेस इसको निकाल देना। जी सर, ट्रीटमेंट की बात करें तो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या है इसमें और हाउ यूजफुल इफेक्टिव कितना है? सर मैं भारत की सरकार को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस टीबी से संबंधित जो भारत में एक कहा जाता था कि टीबी भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको सेंटर में रख के या उसको फोकस में रख के भारत की सरकार ने एक अहम डिसीज़न लिया था कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। मैं समझता हूँ भले ही टीबी मुक्त भारत ना बने या अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, जितना जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। बट लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गया इससे संबंधित। लोग ट्रीटमेंट जो पहले डिफ़ॉल्ट करते थे, डिफ़ॉल्ट मतलब टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, 1-2 महीने में अच्छा लगने लगता है तो टीबी का ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा टीबी होना और फिर इंजेक्शन के माध्यम से या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बाकी के अंगों को ख़राब कर सकती है वो दवाइयाँ चलानी पड़ती है वैसे पेशेंट्स में जिनको दोबारा टीबी हो जाता है। तो डिफ़ॉल्टर रेट्स काफ़ी कम होने लगे हैं, काफ़ी अवेयरनेस सरकार के माध्यम से लोगों में पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से लोग अभी ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं और फिर दोबारा टीबी होने के उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो भी अभी इंडिया में, और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने टीबी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग किया है पिछले कुछ वर्षों में। काफ़ी सारे पेशेंट्स जो प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक से टीबी का इलाज लेते थे, रैंडमाइज ट्रीटमेंट लेते थे, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो अपने सब जो गांव में पेरीफेरी पे डॉक्टर बैठा है या कोई एक फिजिशियन, जनरल फिजिशियन बैठा है, तो सब अपने मन से ट्रीटमेंट, कई लोग जो जिन्होंने पुराना ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ है वो चालू करते थे। तो गवर्नमेंट ने सभी डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करना शुरू किया, सभी डॉक्टर्स को रजिस्टर किया एनएमसी के, अभी नागपुर में कहें तो एनएमसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया, ताकि हर पेशेंट का एनएमसी के पास रिकॉर्ड रहे कि भाई इतने टीबी के, मतलब
टीबी के केसेस प्रॉपरली रिपोर्ट हो एनएमसी में, और फिर एनएमसी के माध्यम से उनको फ्री में दवाइयाँ भी पहुँचाई जाती है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही एनएमसी वाले टीबी का दवाई प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं हमारे हॉस्पिटल की बात करूं तो हम लोगों का सामंजस्य या हम लोगों का टाइप कह लीजिए आप एनएमसी के साथ होता है। महीने में एक बार ज़रूर मीटिंग होती है एनएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है टीबी सेल के उनके साथ, जो कि पेशेंट को काउंसलिंग भी करते हैं, पेशेंट को फ्री में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते हैं टीबी की। पेशेंट की कुछ ऐसी जाँचें जो पेशेंट सक्षम नहीं है अगर करने में, तो वो फ्री में भी मतलब करवाई जाती है। तो ये सब एनएमसी के साथ मिलके हम लोग करते हैं। और कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स वगैरह है सर? लेटेस्ट ट्रीटमेंट में अगर हम कहें काफ़ी सारी दवाइयाँ लेटेस्ट अभी कोविड के बाद से फेफड़ों से संबंधित काफ़ी सारी आई है। काफ़ी दवाइयाँ जो पहले काफ़ी महंगी हुआ करती थी काफ़ी सस्ती हो गई है अभी। पहले निंटेटेनिब नाम का एक दवाई आता था जो लंग फाइब्रोसिस को ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल रहता था। उसका मंथली ट्रीटमेंट कॉस्ट अराउंड 72,000 का होता था। इट केम डाउन टू अराउंड 3 to 3.5,000। सर लेस देन 50%, लाइक 3,500। 3,500 रुपये में अभी उस दवाई की उपलब्धता महीने भर की है। मतलब वो जेनरिक मेडिसिन? जेनरिक नहीं है सर, सेम कंपनी की दवाइयाँ जो पहले उपलब्ध होती थी, कॉस्ट कटिंग हो गई है सर काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत सारी उनका पेटेंट ख़त्म होता है जो कंपनी ने रिसर्च करके बनाया था। जब उनका पेटेंट ख़त्म हुआ तो काफ़ी सारी कंपनियाँ और वो ड्रग को बनाने लगी। तो काफ़ी सस्ता इलाज संभव है काफ़ी नई दवाइयों का, जिसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी सारी सर्जरीज़ अभी नागपुर में होने लग गई है जो पहले पेशेंट्स को नागपुर के बाहर जाके करानी पड़ती थी, लाइक लोबेक्टॉमी, न्यूमेनेक्टॉमी। लोबेक्टॉमी मतलब अगर फेफड़े का कोई हिस्सा ख़राब हो गया है, फाइब्रोज्ड हो गया है, तो उतने हिस्से को आप निकाल सकते हैं। एक साइड का फेफड़ा अगर ख़राब हो गया तो आप फेफड़े को निकाल सकते हैं ताकि दूसरा फेफड़ा ख़राब ना हो या वो इन्फेक्शन दूसरे फेफड़ों में ना फैले। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नई ट्रीटमेंट में हम लोग अभी नागपुर में ही अवेलेबल है। सर ये जो प्रोग्राम सुन रहे लोग उनके मन में जो बात उठ रही होंगी, जो मेरे मन में उठा, वाई शुड आई गो टू राधा कृष्णा हॉस्पिटल? सर राधा कृष्णा हॉस्पिटल में आने का सबसे मुख्य कारण है, जैसे मैंने बताया, हमारा फोकस हमेशा होता है डायग्नोसिस पे। काफ़ी सस्ता इलाज हो जाता है। पेशेंट का जो ओपीडी फीस है इट्स अंडर 200 रुपीज़। लाइक अगर आप नागपुर में एवरेज फीस भी देखें डॉक्टर्स की, ओपीडी फीस इज़ अराउंड 400 to 500 रुपीज़। तो हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी जैसे न्यूरो विद द सेम क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, वही डॉक्टर्स जो बाकी बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ एनएमसी के साथ टाइप करके हम लोगों ने डायलिसिस का भी सेटअप किया हुआ है। मात्र 650 रुपये में डायलिसिस पेशेंट्स के लिए उपलब्ध है। डैम चीप सर। वी हैव टाइप विथ नेशनल और डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस ऑफिस एज वेल। सो हम लोग साल के 100 कैटरेक्ट ऑपरेशन मुफ्त में करते हैं, जिसमें हमारे पास एक डेडिकेटेड, अब सर हमारे पास लेटेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिक लेज़र मशीन्स भी अवेलेबल है जो आप किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाएगी आपको। सेम मशीन विथ सेम quality and same services, like without compromising the quality, without compromising the services, we are providing it for free of cost. like 100 patients साल भर में फ्री ऑफ कॉस्ट कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाते हैं। सिमिलर जैसे मैंने आपको डायलिसिस का बताया, तो डायलिसिस का 650 रुपये पर सिटिंग में डायलिसिस हो जाती है हम लोगों के यहाँ। ओवरऑल कॉस्ट भी अगर आप देखें कंसल्टेंट्स की, तो सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेंट्स भी जो रहते हैं, लाइक न्यूरो सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो सबकी फीस ओपीडी फीस 200 रुपीज़ के आसपास है। मतलब मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम सर्विसेज एंड बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज। आपका ये पूरा शो अपने आप में एक अच्छा सुंदर मैसेज था सर, लेकिन फिर भी अगर टेक होम मैसेज देना चाहते तो क्या रहेगा? सर टेक होम मैसेज अगर मैं बताऊँ, भारत में हेल्थ किसी की प्रायोरिटी आज भी नहीं है, तो हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए। मैक्सिमम इंश्योरेंसेज आप लीजिए ताकि ज़रूरत के समय आपको हॉस्पिटल कौन सा है क्या है वो देखना ना पड़े। हेल्थ को प्रायोरिटी बना के लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करें। जो आप लोग चीज़ों का सेवन करते हैं, गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब का आप त्याग करें। अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि समाज स्वस्थ रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर सर, नमस्कार। जिंदगी की रेस में अपनी सेहत को ना भूलें, इसीलिए राधा कृष्ण हॉस्पिटल लाए हैं आपकी सेवा में अनुभवी डॉक्टर्स और नवीनतम तकनीकी सेवाएं। 5 ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, कार्डियक कैथ लैब, क्रिटिकल केयर एवं सुपर स्पेशलिटी आई, गायनेक, ऑर्थो एंड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट,
पथरी के ऑपरेशन, मुफ्त डायलिसिस, अनेक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और कैंसर सर्जरी, साथ ही महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और CGHS गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लीजिए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल, पूर्व वर्धमान नगर, नागपुर।